रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज का अपना टॉपिक वही है, पुल बैक वाला। देखो, पुल बैक में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि वैलिड पुल बैक्स तुमको बहुत बार मिलेंगे। मतलब हाई बनाने वाले कैंडल का लो ब्रेक हो जाना। ठीक है, और लो बनाने वाले यहाँ पे फिर जो भी लो बन जाने के बाद में जो भी हाई बनाने वाली कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग अपने को चाहिए। अगर ऐसा बनने के बाद में भी कभी अगर ऐसा बन गया तब क्या करेंगे? अगर ऐसा बन गया तो क्या करेंगे? फिर अगर ऊपर गया तो ऐसे टाइम पे पुल बैक कौन सा रहेगा, ये तुमको समझना पड़ेगा। हाई बनाने वाली कैंडल, ठीक है, ये थी, समझो यहाँ पे कोई तो भी कैंडल ने हाई बनाया, उसके बाद में प्राइस नीचे आया, लेकिन इसको जब तक के ब्रेक करता नहीं, यहाँ पे ये जो हाई है, जब तक के ये ब्रेक होता नहीं तब तक के वो पुल बैक पूरा बना नहीं है। मतलब पुल बैक बनने की स्टार्टिंग हो गई थी लेकिन पुल बैक कन्फर्म नहीं हुआ है। तो जिस पॉइंट पे भी कंफर्म हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक कैंडल का हाई है, समझो यहाँ पे एक ऐसी एक वीक है उसकी ऊपर की, नीचे की यहाँ पे कहीं पे तो भी, और यहाँ पे जो भी वीक के ऊपर में क्लोजिंग आएगी तो इतने ड्यूरेशन में जो भी लो बना है वो है पुल बैक का लो। ये समझना पड़ेगा। फिर से बताओ, हाई बनाने वाली कैंडल यहाँ पे थी, ठीक है, समझो उसने ये वाला हाई बना लिया। इतना बनाने के बाद में अगर प्राइस अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है यही रेंज के अंदर में, तो पुल बैक कन्फर्म नहीं हुआ है। मतलब पुल बैक बस फॉर्म हुआ है। कन्फर्म कब होगा? जब वो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। तो जिस पॉइंट पे कन्फर्म हो गया कि हाँ वाह अभी पुल बैक बन गया है, उस पॉइंट के बाद में अपने को क्या करना है, चेक करना है कि लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, और वो हो जाएगा पुल बैक का लो। मतलब अपने लिए पुल बैक का लो ये रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी कैंडल ने यहाँ पे लो बनाया रहेगा, समझो ऐसा कुछ बनाया इसने लो विक के साथ में, और तो जो भी यहाँ पे लो रहेगा विक का, अपने को वो कंसिडर करना पड़ेगा। पुल बैक का हाई यहाँ पे, पुल बैक का लो यहाँ पे। ठीक है, रैली बेस रैली। सेम इसके जैसी एक और कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अगर प्राइस ने ऐसा एक छोटा पुल बैक बना लिया, ठीक है, और इसी को ओवरलैप करके बड़ा एक पुल बैक बना लिया, और फिर अगर ये इसके अंदर ऐसे कंसोलिडेट किया कुछ टाइम पे, फिर ये अगर ऊपर चले गया, ऐसा बना लिया, तो क्या हो जाएगा? ये छोटा पुल बैक है। ठीक है, ये छोटा पुल बैक है, लेकिन इसको ओवरलैप करने वाला यहाँ पे एक बड़ा पुल बैक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो यहाँ पे रैली यहाँ से लेके पूरा अपन यहाँ तक के कंसिडर करेंगे, ये वाला इनवैलिड हो जाएगा और ये वाला पूरा फुल वैलिड है, और ये बीच में एक नया पुल बैक बन गया है जो कि ये वाले हाई के ऊपर था। अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल ऐसी कर डालती, मतलब यहाँ पे ये वाला पुल बैक ऐसा कर डालती, तो ये भी इनवैलिड हो जाता। ठीक है, तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। अभी ये जो है यहाँ पे रैली, ये बेस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के रैली। ठीक है, समझो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और पूरा दिन भर उसने ऐसा ही किया, इतना कंसोलिडेट किया अच्छा खासा बड़ा, उसके बाद में ऐसा मूवमेंट एक लेके आ गया। तो ये जो है यहाँ से रैली यहाँ तक के, फिर इतना बेस, फिर यहाँ से रैली यहाँ तक की पहली वाली, फिर सेकंड रैली कौन सी? रैली बेस रैली। लेकिन अगर अपन डेली देखें तो यहाँ पे अपने को हो सकता है कि ये वाला लो मिल जाए, लो वाले से लेके यहाँ तक के हाई तक के, ये वाले कैंडल के हाई तक के अपने को हो सकता है कि सिर्फ एक रैली देखने मिले। फिर बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक के अपने को हो सकता है कि 3-4 कैंडल्स में अपने को लो देखने मिल जाए, मतलब पुल बैक का लो। ठीक है, फिर यहाँ से लेके हो सकता है कि ये गायब हो जाए और यहाँ से सीधा एक लंबी रैली दिखे। ऐसे कंडीशंस आ सकते हैं। सेम इसमें भी होगा। अगर अपन एक दिन का अगर देखें और 1 घंटे के कैंडल स्टिक्स पे प्राइस ने हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-3 घंटे ऊपर जाने में लगा दिए,
बाकी इसने 6-7 घंटों का कंसोलिडेशन किया है, फिर नीचे आके इसने लास्ट के 3-4 घंटे ऊपर लेके गया, फिर बाद में वो कैसी भी कैंडल बना ले। तो 1 घंटे का पूरा अपने को व्यू कैसा मिला कि ये बन गया रैली, फिर ये बन गया बेस, फिर ये बन गया वापस से रैली। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को समझनी पड़ेगी। यहाँ पे तो मैंने थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल यूज़ किया है समझाने के लिए, लेकिन मोस्टली तुमको ये समझना पड़ेगा कि मल्टीपल पुलबैक्स जब बन रहे, जो कि कंडीशन आती है, उसमें कौन सा पुलबैक पकड़ना है। हमेशा बड़ा वाला पकड़ना है, ठीक है, हमेशा बड़ा वाला ही पकड़ना है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में ये जो था रैली बेस रैली के लिए था, सेम इसका उल्टा होगा ड्रॉप बेस ड्रॉप के लिए। उतना बनाते नहीं बैठूंगा मैं, सीधा सीधा यहाँ पे इन्वर्ट कर दूंगा। स्केल ही मैंने चेंज कर डाला, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो समझो लो बनाने वाली कैंडल यहाँ पे, इसका हाई ब्रेक हो गया तो बस पुल बैक फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अभी प्राइस ने कंसोलिडेट किया, ये वाला लो ब्रेक ही नहीं किया लेकिन उसने, ठीक है। वो प्राइस ने यहाँ पे एक हाई बनाने के बाद में जब इसको ब्रेक किया, तब क्या हो गया यहाँ पे ड्रॉप। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के बेस रहेगा, फिर ये पूरा एक ड्रॉप है, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। समझ के चलो कि कोई छोटा पुल बैक यहाँ पे अगर बना है तो ये अपना इनवैलिड ही होने वाला है, उसको ओवरलैप करने वाला कभी भी बड़ा वाला पुल बैक अपने को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा का पूरा एक पुल बैक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो ये हो जाती है ड्रॉप, ये बेस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे नया फिर ये ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप, ऐसा हो जाता है। और ये कंडीशन मार्केट में बहुत बार देखने मिलती है कि प्राइस ऐसा एक कंसोलिडेट कर रहा है और किसी एक पॉइंट पे जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी हंट वगैरह हो गया। ये लिक्विडिटी अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि उसके बिना अपन इंड्यूसमेंट नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसके बाद का टॉपिक लिक्विडिटी है, ठीक है। और ये कुछ टॉपिक्स आगे पीछे कर दिया था मैंने पहले, इसलिए अच्छे से समझ में नहीं आएगा किसी किसी को। तो अपन वो सब अभी मिस्टेक नहीं करने वाले, अपन पूरा जो है सीक्वेंस में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है ड्रॉप, फिर ये बेस, फिर ये ड्रॉप। यहाँ पे क्या किया था, ड्रॉप बेस ड्रॉप था यहाँ तक के, लेकिन ये वाला बेस जो था यहाँ से प्राइस ऊपर आके इसने पूरा कंसोलिडेशन करके फिर वापस से इसने लो को ब्रेक कर दिया। तो ये छोटा वाला जो था उसको अपन इग्नोर कर देंगे, क्योंकि बड़ा पिक्चर क्या दिखाएंगे अपने को, ये ड्रॉप था, यहाँ तक के बेस था, फिर यहाँ पे वापस से ड्रॉप आ गया। अपने को बड़ा पिक्चर ही पकड़ के चलना है, ठीक है। मोस्टली अपन ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल ही करेंगे यूज़ समझने के लिए कि प्राइस ने कैसा मूवमेंट दिया होगा। समझ में आ गया? बताओ। समझ में आ गया है क्या? स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, और वो स्ट्रक्चर मैपिंग जो रहेगा, जब तक कि ये अपने को पूरे पुलबैक्स पता नहीं रहेंगे, पुलबैक की कंडीशंस पता नहीं रहेंगे, तब तक कि अपन नहीं कर पाएंगे। और स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए सबसे पहले अपने को लिक्विडिटी भी सीखना पड़ेगा, जो कि इसके बाद का कंसेप्ट है। क्योंकि अभी यहाँ पे अपन ने ऐसे पकड़ के चलो ये सीधा ट्रायंगल, ठीक है, या फिर अपन इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में देखते तो ये ए है, और ये जितने भी लो बनते हैं वहाँ पे वी है ना, ये वी दिख रहा है और यहाँ पे ये ए दिख रहा है। तो यहाँ पे हर एक जो हाई बन रहा है वहाँ पे ए है, और हर एक लो बन रहा है वहाँ पे वी है। तो इन पॉइंट्स के बाहर लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी क्या है वो भी अपन देखेंगे। पहले ये बता दो कि ये समझा है या नहीं है। साहिल समझ में आ गया है ना भाई तेरे को? साहिल समझा ना? ठीक है।
पता नहीं, शायद से मैं अभी इसका कम हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लग रहा था, मैं अंधेरे वाले रूम में बैठा हूँ इसलिए। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, जो कि है लिक्विडिटी। ठीक है। हेलो, वो गए, लेकिन भाई मेरा क्लास चालू है, मैं करता हूँ बाद में फ़ोन। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिक्विडिटी। कि लिक्विडिटी में क्या क्या आएगा मैं पहले ही बता देता हूँ। लिक्विडिटी में आने वाला है स्ट्रक्चर्स और टाइप्स। अब सबसे पहली बात, आज थोड़ा सा अपना तुमको मैं पूरा फुल समझाने का ट्राई करूँगा। लिक्विडिटी यानी होता क्या है, ये मेरे को थोड़ा अभी तक के जितना भी सुना है मार्केट में हो, तो मेरे को वो सुनना है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या समझते हैं अपने इधर, अपने यहाँ पे जितने भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए लिक्विडिटी का मतलब क्या है। हम्म, नहीं वो तो ठीक है, वो भी ठीक है, मेरे को पूनम से सुनना है। क्या बोला, गिटार बज रहे थे आवाज़ के। हम्म, नहीं वो तो नॉर्मली शेयर हो गए, उसमें तो और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, फिर भी ट्राई सही किया, जिसमें ऑर्डर्स इजीली एग्जीक्यूट हो जाए वो तो है लिक्विडिटी। ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी का मतलब क्या है, वो है पूरे के पूरे पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स। अब पेंडिंग ऑर्डर्स कौन से हैं? पेंडिंग ऑर्डर्स के टाइप्स पता है कौन से होंगे? देखो, सबसे पहले आता है स्टॉप लॉस, ये भी पेंडिंग ऑर्डर है। उस उसके बाद में दूसरे कौन से हैं पेंडिंग ऑर्डर्स? टारगेट्स जो लगाते हैं। उसके बाद में कौन से है? ब्रेकआउट के लिए कौन से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स यूज़ करते हैं? ब्रेकआउट ट्रेडर सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्डर्स यूज़ करते हैं? स्टॉप, है ना, स्टॉप ऑर्डर्स, जैसे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ये ऑर्डर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना? बताओ। हेलो, आवाज़ आ रही है? तो जितने भी स्टॉप ऑर्डर्स है, स्टॉप लॉसेस है और टारगेट्स है, ये सब लिक्विडिटी ही है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊँ, जैसे कि अभी मैंने बताया ए और बी, ये समझो कोई एक हाई है और ये समझो कोई एक लो है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ पे पेंडिंग है? अब पेंडिंग कहाँ पे रहने वाले ऑर्डर सबसे ज़्यादा, ये बता। कहाँ पे रहेंगे सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स? ऐसा प्राइस जहाँ पे
नहीं, वो हाई और ऊपर, वो हाई और क्या बोला? अ, एक काम करो, कौन सा ये यूज़ कर रहे हो माइक? लैपटॉप का माइक है या ईयरफोन का माइक है या एयरपॉड्स का माइक है? अच्छा, मोबाइल का ही है क्या ऐसा? हाँ, अभी अभी ठीक आ रही, पहले मतलब थोड़ा जो बोला ना उसमें पूरी वैसी आवाज़ आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हाई के ऊपर ऑर्डर्स होते हैं और लो के नीचे ऑर्डर्स होते हैं। जहाँ पे प्राइस आया नहीं वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है ना? क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी प्राइस जा रहा है वहाँ की वो लिक्विडिटी क्लियर आउट कर रहा है। तो अज्यूम कर लो इसके ऊपर में कुछ लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर प्राइस जा नहीं पाया। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि इसके नीचे में पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। मतलब क्या है, इसके ऊपर में लिक्विडिटी पेंडिंग है और इसके नीचे में लिक्विडिटी पेंडिंग है, और अपन लिक्विडिटी को डॉलर्स के साइन से डिनोट करते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो डॉलर के साइन में अपन मार्क करते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोगों के टारगेट्स है वो भी इसके ऊपर रहेंगे अगर अपन अच्छे से देखें तो, है ना। जितने लोगों ने यहाँ मतलब जो भी बाय करेंगे उन सब के टारगेट्स यहाँ पे, जितने लोग यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करते हैं, उन सब के स्टॉप लॉसेस भी ये वाले हाई के ऊपर रहेंगे। और स्टॉप ऑर्डर्स यानी इसके ऊपर बाय स्टॉप लिमिट में ऑर्डर्स डाल के रखते हैं बहुत सारे लोग कि उनको इसके ऊपर में पूरा लोगों को बाय करना है। ये करते हैं या नहीं करते, बताओ? बहुत सारे लोग ये वाले हाई के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद में बाय करेंगे ना, जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स है। बताओ, थोड़ा जल्दी बोलो ना। ठीक है, और सेम इसका उल्टा होगा, मतलब इसके ऊपर कौन से साइड की लिक्विडिटी है वो मार्क करके चलो, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी एक हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होते हैं किसके, सेलर्स के, ठीक है। टारगेट होते हैं बायर्स के, और स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं ब्रेकआउट बायर्स के, ठीक है। ये तीनों टाइप की लिक्विडिटी ये वाला हाई पे प्रेजेंट है। तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस किसके रहेंगे फिर, ये वाले लो के नीचे में बायर्स के स्टॉप लॉस रहेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे रहेंगे और वो रहेंगे सेलर्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे टारगेट कर रहे रहेंगे, और बहुत सारे जो ये बायर्स है, जो ब्रेकआउट बायर्स, वो उनके जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकआउट में सेलिंग करेंगे, मतलब जैसे ही ये प्राइस के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करने वाले हैं। ये बात क्लियर है ना? बताओ, इतना इतना समझ में आया है या नहीं? अभी मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कोई भी अगर नॉर्मल बायर है, ठीक है, अपन नॉर्मल बायर की कंडीशन ले लेते हैं, तो वो अगर स्टॉप लॉस लगा रहा है तो वो एग्ज़िट कौन से साइड करेगा?
अगर उसने कोई एक स्टॉक खरीद लिया है, कोई भी एक अंडरलाइन एसेट जिसमें वो ट्रेड कर रहा है, उसने वो उसके कोई भी क्वांटिटी खरीद लिया है, क्वांटिटी बोलो या लॉट बोलो, तो वो उसका स्टॉप लॉस कौन से साइड रहेगा, बाइंग साइड या सेलिंग साइड? वो उसको एग्ज़िट कैसे करेगा अगर उसने पहले ख़रीदा है तो? बताओ। हाँ, ठीक है, मतलब इनकी लिक्विडिटी जो है सेलिंग साइड है, ठीक है, और इनका टारगेट कौन सा साइड रहेगा फिर? टारगेट भी एग्जिट ही है तो वो भी सेलिंग साइड रहेगा। तो हर एक बाइंग पोजीशन के पीछे, मतलब अगर किसी ने भी एक क्वांटिटी भी अगर बाय किया है और उसने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों भी लगा के रखा है, तो वो डबल लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर में, जिसमें से कोई एक ही काम में आने वाली है, वो ऑर्डर्स को एग्ज़िट करने के लिए, ठीक है। या तो वो फिर स्टॉप लॉस पे एग्ज़िट हो जाएगा, या फिर वो टारगेट पे एग्ज़िट हो जाएगा, लेकिन वो सेलिंग साइड ही रहने वाला है। तो अगर दोनों के दोनों ऑर्डर लगा रहे, तो कोई एक साइड की लिक्विडिटी के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा अपने को दिखने मिलेगा। अभी जो मैंने बोला वो समझ में आ गया है क्या? अगर समझो मैं हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने समझो बुक्स खरीदे, ठीक है, अज्यूम कर लेते कि 10 बुक का एक सेट है, ठीक है, मेरे को एक बुक पड़ रही है 300 रुपये में, ठीक है, और मैंने वो ख़रीद लिया। अब 300 पे ख़रीदने के बाद में मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे को उसको बेचना है 350 में, ये मेरा होगा टारगेट, और मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 290 तक के जाने दूंगा, लोएस्ट, ठीक है, वहाँ पे तो मेरा लॉस है, ठीक है, और मेरे को लॉस में बेचने पे भी चल जाएगा अगर डिमांड ही नहीं है तो। अगर हर कोई ख़रीदने को देख रहा है, मैं कितने भी प्राइस पे बेचने को रेडी हूँ। अगर समझो कोई भी ऐसा मेरे को मिला नहीं जो कि महंगे प्राइस पे ख़रीदेगा, तो मेरे को तो मेरा जो मैंने लेके रखा है उसको लॉस पे ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस तो नीचे जाएगा ज़्यादा बायर्स रहने के बाद में भी, क्योंकि डिमांड हमेशा कम प्राइसेस की होती है, करंट प्राइसेस की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जिस भी प्राइस पे करंटली वो चल रहा है, कोई भी ट्रेड अगर चल रहा है, मतलब कोई भी अगर शेयर की वैल्यू किसी भी प्राइस पे चल रही है, तो मोस्टली उस प्राइस पे लिक्विडिटी क्लियर आउट हो चुकी है। एक तो लिक्विडिटी उसके नीचे है, नहीं तो फिर ऊपर है। ये चीज़ तो समझ में आ गया ना अभी मैंने जिस टाइप से बताया उस टाइप में। और मैंने खुद के लिए 2 कंडीशंस बना के रखी कि मेरे को एक तो 10 रुपये का लॉस होना, नहीं तो फिर 50 रुपये का टारगेट होना, है ना। तो ये मैंने एक कंडीशन बना के रखी कि 2 टाइप की मेरी लिक्विडिटी है, मतलब अगर मैं उस पर भी क्लियर आउट हो जाता हूँ तो मेरे को मैक्सिमम थोड़ा सा ही लॉस होगा, अगर मैं थोड़ा ऊपर बेचता हूँ तो मेरे को मैक्सिमम इतना इतना प्रॉफिट होगा। तो मैंने 2 टाइप की लिक्विडिटी बना के रखा ना। उसमें से एक जो था, जो कि स्टॉप लॉस है, उतना अमाउंट तो मेरे को वापस मिलना ही था कुछ भी करके, वो एक फिक्स था। बाकी का जो था वो प्रोबेबिलिटी का गेम था। तो जो अमाउंट है जो कि अपना हमेशा के लिए सेफ रहने वाला है, स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद में, वो लिक्विडिटी के अंदर काउंट नहीं होता। लिक्विडिटी सिर्फ उतनी है जितना मेरा लॉस हो सकता है मैक्सिमम, और लिक्विडिटी सिर्फ उतनी है जितना मेरा प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम। अब ये गैप को समझ में आ गया क्या? ये गैप समझ में आ गई क्या? मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, सिर्फ उतनी है लिक्विडिटी, क्योंकि अपन सिर्फ अपना उतना पैसा जो है एक तो कमाएंगे नहीं तो गवाएंगे, तो लिक्विडिटी सिर्फ उतनी होती है। तो ये समझ में आ गया ना। वैसे ही अभी जैसे यहाँ पे मैंने बायर्स का बताया, वैसे ही सेलर्स के कंडीशन में क्या होगा, उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कौन सा साइड रहेगा, बाइंग साइड रहेगा, है ना, और ये भी बाइंग साइड रहेगा।
अगर समझो किसी चीज़ में सप्लाई नहीं है, कोई भी सेलर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन सबको सेल ही करना है समझो, और ख़रीदने वाला कोई नहीं है, अभी अपन इसको इस टाइप से लेंगे, सेलर्स बहुत सारे हैं लेकिन किसी को भी ख़रीदना नहीं है, तो उनका टारगेट तो हमेशा ऊपर नीचे का प्राइस रहेगा, लोएस्ट प्राइस। और हर किसी को अगर महंगे प्राइस पे बेचना है तो उनका तो स्टॉप लॉस बहुत इजीली हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी रिस्क जो होता है थोड़ा बहुत ऊपर का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे प्राइस पकड़ के देखो 4,000 पे मैंने कोई एक चीज़ सेल किया है, ठीक है। मैंने समझो $4,000 के प्राइस के ऊपर में मैंने एक लॉट सेल कर दिया, ठीक है, गोल्ड का। और प्राइस में मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा है $4,020 का। तो मेरा लॉस कितना हो गया, मैक्सिमम $200 का, सॉरी 200 नहीं, $2,000 का लॉस है, ठीक है। और उसी के जगह पे अगर मैंने यहाँ पे मेरा टारगेट रखा, चलो $10, 10 नहीं $100 का मैंने यहाँ पे टारगेट रख लिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा फिर एक लॉट पे, $2,000 का स्टॉप लॉस तो यहाँ पे ही हो गया। ये कितना हो जाएगा, $5,000 नहीं सॉरी, हाँ $10,000 का मेरा टारगेट हो गया। तो यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे अलग है लिक्विडिटी। रिस्क हमेशा क्या होता है, रिस्क हमेशा क्लियर आउट हो जाती है हमेशा जल्दी से। लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी वो एक टाइप से प्राइस उसके लिए फ्यूल है। लिक्विडिटी एक टाइप से पेट्रोल के जैसे काम करता है। अगर प्राइस एक व्हीकल है, ठीक है, प्राइस अगर एक व्हीकल है तो वो क्या व्हीकल, अपने समझो गाड़ी, अपन स्कूटी चला रहे, कार चला रहे, कुछ भी चला रहे, तो अपने कार में का पेट्रोल ख़त्म होता है ना, वैसे ही लिक्विडिटी भी क्लियर आउट हो जाने के बाद में उस वो प्राइस लिक्विडिटी ढूंढता है कि कहाँ पे लिक्विडिटी, कहाँ पे पेट्रोल पंप, वो फिर वहाँ पे भगता है। जहाँ पे भी लिक्विडिटी उसको मिल जाएगी वो वहाँ पे भगेगा। और लिक्विडिटी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है स्टॉप लॉसेस का, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग प्रॉफिट कमाओ नहीं कमाओ। इंस्टीट्यूशन से फ़र्क पड़ता है कि जितनी ज़्यादा वो लोगों को ट्रैप कर पाएंगा, जितनी ज़्यादा लोगों का वो लॉस करवा पाएंगा, उतना ज़्यादा वो कमा पाएंगा, क्योंकि किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस है। यह हमेशा से रूल ही रहा है ना। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि बायर का स्टॉप लॉस कौन सा साइड है, सेलिंग साइड, और सेलर का स्टॉप लॉस कौन सा साइड है, बाइंग साइड। बस इतना याद रखना है, ठीक है। और जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पे रहेंगे वो कौन से साइड एंट्री मारेंगे, बाइंग साइड एंट्री करेंगे। इसके ऊपर में बहुत सारे लोग बाइंग साइड एंट्री करेंगे, तो उन सब के स्टॉप लॉसेस सेलिंग साइड में यहाँ पे रहेंगे, इसलिए प्राइस उनका स्टॉप लॉस हिट करा के एकदम जल्दी जल्दी नीचे जाता है, ठीक है। अपन वो धीरे धीरे देख ही लेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए क्या, कहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। ये समझ में आ गया है कि अभी तक के मैंने जितना बताया, थोड़ा सा हार्ड जाने वाला है, लेकिन रेगुलरिटी में जैसे ही आ जाएंगे ना, जब मैं बताऊंगा हर एक चार्ट को रीड करके, तब फिर मज़ा आना चालू हो जाएगा। तब फिर पहले से पता रहेगा कि अरे इस लो के नीचे लिक्विडिटी अपन यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जहाँ पे जिस साइड में लिक्विडिटी अपने को उसी साइड में एंटर करना है। अगर लिक्विडिटी बाइंग साइड है, जैसे कि ये बाइंग साइड, बहुत सारे यहाँ पे ब्रेकआउट के सेलर्स बैठे हैं, बाकी के लोगों को ब्रेकआउट पे सेल मारने तो अपन यहाँ पे बाय करते हैं। जैसे ही बाय करेंगे अपने को पता है कि क्या हो सकता है, प्राइस एकदम फाड़ के ऊपर निकलेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस क्या करता है, हर एक बार तुम देखो रील्स पे भी तुमने ये चीज़ देखा होगा कि कोई एक बोलता है कि मैंने अभी बाय किया तो प्राइस नीचे चले गया, फिर मैंने सेल किया तो प्राइस ऊपर आ गया। तो हो क्या रहा है वो देखो, जैसे ही किसी ने इसके ब्रेकआउट पे बाय किया, फिर वो प्राइस नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई भी बाय करता है तो वो दो साइड के सेलिंग ऑर्डर्स डाल देता है। सेलिंग ऑर्डर्स खुद से वो प्लेस कर रहा है स्टॉप लॉस और टारगेट लगा लगा के, और पेट्रोल पंप जहाँ पे पास में रहेगा वहीं पे जाएगा ना प्राइस। बताओ,
अगर तुम्हारे घर से 500 मीटर पे एक पेट्रोल पंप है तो तुम क्यों 3-4 किलोमीटर जाओगे पेट्रोल भरने के लिए? अगर वो पेट्रोल पंप चालू है 500 मीटर वाला तो तुम तो यही सोचोगे कि ये पास में तो है, मैं तो वहीं पे जाके आता हूँ। तुमको क्यों जाने का है 3-4 किलोमीटर पेट्रोल भरने के लिए? ये सेम वैसा है, प्राइस को जो पास की लिक्विडिटी मिलती है प्राइस उसको लेने को सबसे पहले भागता है। वहाँ पे पेट्रोल भरने के बाद में फिर वो सोचेगा कि चलो अपने को और घूमने का है, उधर साइड पोहा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, वो खाने के लिए अपने को जाने का है। ये प्राइस भी वैसे ही सोचता है कि यहाँ पे अच्छा लेवल मिल रहा है अपने को, यहाँ पे थोड़ा सेफ फील होगा, अपन वहाँ पे चले जाते हैं। बस इसको चला कौन रहा है? कोई और लोग। ये पूरा का पूरा मार्केट जो है ये पहले से फिक्स्ड है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, ये पहले से डिसाइडेड है हर एक चार्ट में। अपने को बस वो मूवमेंट को डिकोड करना है और खुद के लिए प्रॉफिट बना के रख लेने का। तो अपन कैसे बनाएंगे? ये स्ट्रक्चर्स को समझ के। क्योंकि मोस्टली कभी भी किसी भी चार्ट में अगर तुम ऐसा कुछ देख रहे हो कि प्राइस ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ऐसा ऊपर जाने के बाद में प्राइस ने अगर एक बार भी ऐसा कुछ दे दिया, फिर प्राइस ने ऐसा कुछ दे दिया, तो यहाँ पे सब हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करना है, कैसा करना है। इसी के लिए फिर बाद में बीच में अपने पास में एक रोल्स आ जाते हैं, कहीं पे इंडूसमेंट की हो सकता है कि यहाँ पे इंडूसमेंट बना होगा, ठीक है, एक अज्यूम कर रहे हैं अपन, हो सकता है यहाँ पे इंडूसमेंट बना होगा, हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कंटिन्यूएशन में जा रहा है प्राइस, ठीक है। अब हो सकता है कि प्राइस ने इतना कंटिन्यूएशन देने के बाद में ये जो बना है यहाँ पे कॉसिमोडो, ठीक है। अब मैं अलग अलग चीज़ों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सारे कंसेप्ट अपन यूज़ करते हैं। ये होता है कॉसिमोडो, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। फिर बाद में वो फेल हो गया और कॉसिमोडो मैनिपुलेशन बन गया। अभी भी अपने को दो चीज़ें चाहिए, इंडूसमेंट भी चाहिए और कॉसिमोडो मैनिपुलेशन भी चाहिए। और कंडीशन के हिसाब से अगर यहाँ पे इंटरनल एपीजी बन जाता है तो वो भी मिलेगा तो और अच्छा होगा। ऐसी चीज़ें देख के फिर प्राइस क्या करता है, यहाँ पे और से लिक्विडिटी बना डालता है, खुद से इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बनाता है वो, मतलब खुद से ऐसे लिक्विडिटी के स्ट्रक्चर्स बना देता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। अब ब्रेकआउट सेलर्स की एंट्री एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, मैं सिर्फ इतना मार्क करके रख देता हूँ। एक अज्यूम बताऊंगा कि क्या देखना है यहाँ पे, समझ लो मैं ये बाकी का स्ट्रक्चर मार्क नहीं किया तो तुमको कोई भी आइडिया नहीं रहेगा कि प्राइस यहाँ पे क्या कर सकता है। अगर मैंने ये सब कुछ भी मार्क नहीं किया तो तुमको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि प्राइस क्या करेगा। लेकिन अगर तुमको फिर भी एक आइडिया चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, ब्रेकआउट पे सेल, ब्रेकआउट पे सेल, ब्रेकआउट पे सेल, और सारे सेलर्स जब प्रॉफिट में आ जाते ये वाले लो के नीचे भी सेल करेंगे। जब सब प्रॉफिट में आ जाते तब प्राइस ऐसा करता है, एक अच्छा जोरदार वाला मूवमेंट दे देता है, यहाँ तक के पकड़ लो थोड़ा बहुत। क्या हो जाते लिक्विडिटी कहाँ पे प्रेजेंट थी? सबसे पहले इसके ऊपर प्रेजेंट थी, फिर इसके ऊपर प्रेजेंट थी, फिर इसके ऊपर प्रेजेंट थी। जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो क्या हो गया, यहाँ के और यहाँ के ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया जो कि इसके ऊपर रहने वाला था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ का स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ का बच गया समझो। तो जैसे ही प्राइस ऐसे किसी एक लेवल पे लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़ देता है तो क्या हो जाता है, लोग और कॉन्फिडेंट हो जाते कि चलो अपना स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, फिर प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने वाला कॉसिमोडो बनाता है और फिर वो ऐसा कुछ करके ज़ोरदार ऐसा ऊपर चले जाता है। मोस्टली यही स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कोई भी मार्केट उठा लो ऐसा ही बनेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये जो ए बन रहा है, ठीक है, मतलब ये रैली बेस रैली, तो इनके नीचे होती है लिक्विडिटी पेंडिंग वाली, अपन उनके एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में अपन क्या करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करने का सोचेंगे, अपन वहाँ पे बाय का सोचते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अपन उसके हिसाब से नहीं देख रहे, मतलब अपन अभी फ़िलहाल ये नहीं देखेंगे कि ट्रेड कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है। मैं तुमको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, साइकोलॉजिकल आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा मार्केट में होता है, ठीक है। और तुम अगर इसको ऐसे रीड करना स्टार्ट करती है
कि इसके ऊपर लिक्विडिटी है, कहाँ की लिक्विडिटी, कौन सी लिक्विडिटी है, बाइंग साइड लिक्विडिटी है। और बायर्स के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, वो स्टॉप लॉसेस के पास में तुम देखना क्या होता है। उनके स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में वहाँ पे ही जिस पॉइंट पे बाकियों के स्टॉप लॉसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसी पॉइंट पे ब्रेकआउट सेलर्स पहले से बैठे रहेंगे मार्केट में एंटर करने के लिए, या फिर कोई भी चार्ट में एंटर करने के लिए। जैसे ही उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए यहाँ पे, फिर प्राइस उनको फिर से मैनिपुलेट कर देता है। तो जितना भी लिक्विडिटी हंट होता है, ठीक है, जैसे कि ये जो था ये एक टाइप से लिक्विडिटी हंट था, ठीक है। और को एक काम करता हूँ, उसके लिए एक नया टॉपिक लिख लेता हूँ यहाँ पे या फिर नॉर्मल में यहाँ पे ऐसे लिख लेता, लिक्विडिटी हंट कौन से टाइप से होता है। सबसे पहला है इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या है वो मैं थोड़ी देर में बता दूँगा। दूसरा है एंट्री के लिए, वहाँ पे अपनी एंट्री आएंगी। और तीसरा क्या है, लिक्विडिटी हंट कहाँ कहाँ पे होता है। रनिंग लिक्विडिटी भी क्रिएट होती है एक जगह पे, और सिर्फ रनिंग लिक्विडिटी वाला एक कंडीशन है जिसमें ब्रेकआउट बायर्स और ब्रेकआउट सेलर्स के एंट्रीज जो है वो प्रॉफिट में निकल जाती है, मतलब वो वहाँ पे प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हैं। बाकी एक भी नहीं है जिसमें वो प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तीसरा है रोड ब्लॉक्स, जहाँ पे लिक्विडिटी हंट बहुत अच्छे खासे बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। और अपन एंट्रीज जो है वो एंडिंग में देखेंगे। फिलहाल अपन इंड्यूसमेंट चालू करेंगे कुछ टाइम के बाद में। पहले तुम मेरे को ये बताओ कि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से एक आइडिया आ गया है क्या तुमको कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है और कैसे कैसे उसको ट्रैप करते हैं प्राइस। बस थोड़ा सा आइडिया ले लो, क्योंकि अपन फिर चार्ट में देखेंगे तो वो आइडिया क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। मतलब जो एप्लीकेशन एक चाहिए था कि अपन ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसका एक आइडिया मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये समझ में आ गया है क्या? इसको तो साइड में रखो। ये पूरा समझ में आ गया था क्या स्ट्रक्चर के हिसाब से, बताओ। ये समझ में आ गया था ना? और ये समझ में आया था क्या, ये जो मैंने ऐसे नॉर्मली बताया कि प्राइस ऐसे ऐसे मूवमेंट देता है, ये समझ में आ गया था क्या? एक ही बार में समझ में नहीं आएगा। बस इतना याद रखो कि जहाँ पे प्राइस आया नहीं है, जहाँ पे प्राइस आया नहीं है वहाँ पे लिक्विडिटी है, और वहाँ पे बाद में फिर प्राइस आ जाता है, ठीक है। अपन यही सब अभी चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। कोई एक चार्ट उठा लो अपने मन से, कोई भी। क्रिप्टो उठाते हैं, मेरे हिसाब से बहुत टाइम से मैंने कोई भी क्रिप्टो का चार्ट नहीं देखा है। कोई भी एक क्रिप्टो का चार्ट बता दो। बिटकॉइन और इथेरियम छोड़ के बहुत सारे है भाई, कोई भी एक बता दो। कौन कौन है यहाँ पे? कौन सा कौन सा? अच्छा, XRP सुना है भाई मैंने इसका। XRP USD है ना? ठीक है। अब जैसे कि समझो इसका चार्ट है, करना क्या है तुमको वो समझना है। तुम आ गए हो लाइन चार्ट पे, ठीक है। तुमको ऐसा बहुत सारा ये सब दिख रहा है ऊपर नीचे, लेकिन अभी उसके वजह से डरना नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया, अपन पूरा देखेंगे, जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जा जाके उससे एक आइडिया आना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो
यहाँ से, ठीक है। मैं फ़िलहाल के लिए इतना जूम कर दे रहा हूँ। अब बताओ, जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा कंप्रेस वगैरह कर लेंगे। जब प्राइस ऐसा ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे क्लियर आउट हो गई ना। ब्रेकआउट बायर्स ने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है। ब्रेकआउट बायर्स ने यहाँ पे क्या किया, एंट्री ले लिया। जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा। तो उन सब का क्या था, वो सब चल रहा है प्रॉफिट में, समझो। उन सब ने बाय कौन से पॉइंट पे किया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लेवल मार्क करके रख लेता हूँ। ये किया है 3.27615 के आसपास में बाय किया है, ठीक है। और ये वाले लो के नीचे में बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर जो थे वो पेंडिंग रह गए, क्योंकि लिक्विडिटी क्लियर आउट नहीं होती है जब तक कि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती। क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रेकआउट की जो थे वो क्लियर आउट हो गए, मतलब यहाँ पे बायर जो थे उन्होंने एंट्री ले लिया, और उन्होंने जो था सेलिंग साइड जो उनका स्टॉप लॉस होता है और टारगेट भी जो होता है सेलिंग साइड, वो दोनों के दोनों उनके पेंडिंग रह गए, ठीक है। हो सकता है कि किसी ने लगाया होगा, किसी ने नहीं लगाया होगा। जब प्राइस कभी अगर ऑल टाइम हाई के आसपास होता है, जैसे कि अगर अपन अज्यूम करें प्राइस इस पॉइंट पे अगर कभी नहीं आया, तो ये न्यू प्राइस जब होती है तो उस पॉइंट पे कोई भी टारगेट नहीं लगाता है, ठीक है। हर कोई सिर्फ स्टॉप लॉस लगाता है। सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस है समझो इस लेवल के नीचे, बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया। फिर क्या हो गया, जैसे ही प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे भी जितने लोगों ने बाय किया इस पॉइंट के ऊपर में, किसी ने भी टारगेट नहीं लगाया, सब ने लगाया स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा लिया सब ने, यहाँ पे सब ने स्टॉप लॉस लगा लिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर की तो एग्जीक्यूट हो जा रही है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, अब फिलहाल के लिए अज्यूम करो कि ये आया नहीं है, ठीक है, तो ये भी पेंडिंग रह गई, ठीक है। फिर प्राइस चले गया ऊपर, और प्राइस फिर यहाँ से रिवर्स आना चालू किया। रिवर्स आना चालू करने के बाद में ये एक लो बनाया, फिर प्राइस ने एक हाई बना लिया था, ठीक है। यहाँ पे लो बनाने के बाद में प्राइस ने एक हाई बना लिया, यहाँ पे भी एक पुल बैक बन गया, ऐसा कंसिडर कर लो। फिर प्राइस ने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग देके बहुत सारे सेलर्स को यहाँ पे ऐसा दिखाया होगा कि प्राइस अभी नीचे गिरेगा, लेकिन वो किया क्या, ऊपर चले गया। ऊपर क्यों गया, क्योंकि उसको इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेना था। समझ में आ रहा है क्या, उसको ऊपर की लिक्विडिटी लेना था, पास में थी ये लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे जो भी सेल कर रहा है उनके हिसाब से टारगेट तो ये रहा रहता, इसलिए। और ब्रेकआउट जैसे इसके ऊपर हो गया, वो क्या सोचेंगे कि पास में जो लिक्विडिटी अपन पहले उसको ले लेते, मतलब सेलिंग साइड मार्केट भागने से पहले, प्रेशर पूरा बिल्डअप होने से पहले जितने भी यहाँ पे नए नए सेलर्स थे उनका ट्रैप होना चालू हो गया। ये भी कौन सी साइड हो गया, फिर बाइंग साइड। और जैसे ही प्राइस ने ये कर लिया, बहुत सारे बायर्स मार्केट में उतर गए, है ना। बहुत सारे बायर्स मार्केट में उतरे होंगे ना इस पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया तो बहुत सारे जो बायर्स बैठे हैं अभी, उन सब का स्टॉप लॉस तो नीचे के साइड रहेगा यहाँ पे, तो ये फिर से नीचे जाना चालू। अब देखो, जैसे ही एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर आउट हो रही है, इसके नीचे ब्रेकआउट सेलर्स बैठे हैं, प्राइस उनको थोड़ी देर रखा है प्रॉफिट में, फिर चले गया ऊपर। मतलब क्या हो गया, इन सब की लिक्विडिटी जो थी पेंडिंग वाली, ब्रेकआउट सेलर्स की लिक्विडिटी, उनके स्टॉप लॉसेस यहीं पे कहीं पे रहेंगे, इधर में। वो एग्जीक्यूट हो गए, मतलब वो तो मार्केट के बाहर, ठीक है। फिर से बहुत सारे लोग ये वाले लो के नीचे एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो पॉजिटिव चले, बाद में उनका भी स्टॉप लॉस हिट होना है,
ठीक है, तो पहले अपन यहाँ का कंप्लीट कर डालते, फिर प्राइस नीचे आया, अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा है ये लोग, फिर प्राइस ने ऐसा हाई बना लिया, नीचे आया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बाय किया। जैसे ही बाय किया प्राइस नीचे आ गया, फिर बाद में देखो यहाँ पे फिर से छोटे छोटे लेवल्स में सबसे ज़्यादा चीटिंग होती है। इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई ना, फिर से बहुत सारे लोगों ने बाय किया है। ठीक है, बाय करने के बाद में क्या हो गया, फिर से उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, बहुत सारे सेलर्स ने एंट्री ले लिया, हल्का सा ऊपर चले गया प्राइस, कोई बात नहीं, फिर आया है नीचे। ठीक है, फिर वापस से ऊपर चले गया। अब देखो ये वाले लो के नीचे क्लोजिंग आई नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे इन दोनों लो के नीचे में प्राइस ने यहाँ पे ऑर्डर दिया, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा हाई लिक्विडिटी एरिया है, क्योंकि ये लोज पास में थे, ये वाले दो लो पास में थे, और दोनों लो के नीचे में ब्रेकआउट सेलर्स की एंट्री थी। जब भी ऐसी एंट्रीज ली जाएंगी, मार्केट तेज़ी से भागेगा ऊपर के साइड, बहुत तेज़ी से जाएगा ऊपर में। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही फिर इसके ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर आउट हो जाती है, ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर में ना सबके ऑर्डर्स यहाँ पे ब्रेकआउट बायर्स के, प्राइस बराबर उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ही नीचे आएगा। यही करता है प्राइस, और इसको छोड़ के और कुछ नया नहीं कर रहा है कितने सालों से। ठीक है, जैसे ही ये वाला हाई टूट जाएगा, यहाँ पे टूटा, ठीक है, उसके बाद में ये वाला भी हाई मिल गया उनको, ये भी टूटा, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकआउट के ऑर्डर्स उन्होंने प्लेस कर डाले, बाइंग साइड बाइंग साइड। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, अब मैंने एक चीज़ बोला था, रनिंग लिक्विडिटी, ये जो है जब भी ऐसे पास में बनते हैं, ऐसे लोज जब पास में बनते हैं ऐसे, तो क्या होता है कि ये होती है एक टाइप से इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। मार्केट जो है, मार्केट मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस जिनको बोलते, वो जानबूझ के ऐसा लेवल बनाते हैं, सबको लगता है कि प्राइस तो यहाँ पे हायर लोस बना रहा है, बार बार हायर लोस बना रहा है, तो वो हायर लोस के नीचे में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा पेंडिंग होती है जब वो पास पास में होते, जैसे यहाँ पे था ना, ये ऐसा। अब इसके नीचे देखो, प्राइस धीरे धीरे आ गया और एकदम ज़ोरों से नहीं भागा है वो, इसके बाद में एकदम ज़ोरों से अगर भागता तो मज़ा आ जाता, ज़ोरों से नहीं भागा। तो ये अपने लिए एक कंसर्न का बात है। अगर तुमको पूरा का पूरा मार्केट अगर समझना है, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्राइस सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी का पीछा करता है, उसकी गर्लफ्रेंड है लिक्विडिटी। ये देखो, जैसे ही प्राइस ने ये वाले हाई के ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, तभी उसका मूड बन गया कि नहीं, अभी अपने को तो ब्रेकअप होना, अब मैं दूसरी गर्लफ्रेंड पटाने जाऊंगा। वो ऐसा करता है। ठीक है, इसके नीचे की लिक्विडिटी ले लिया, नहीं अभी मेरा मन नहीं कर रहा है बात करने का, मैं कुछ दिन बात नहीं करूँगा, झगड़ा हो रहा था दोनों के बीच में, रूठ गए कुछ टाइम के लिए। वो बोलता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड दूसरी है जो कि बाहर रहती है, मेरे को उसके पास जाने का है, चले जाता है। यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही है, ऐसा समझो। सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी का गेम है पूरा का पूरा। ठीक है, फिर बाद में उसको उसके एक्स की याद आ जाती है, वो उसके घर के बाहर से उसको देख के निकल जाता है। ये घर है उसका इतना पूरा, उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे बैठी है, उसको बस देखने मिल गया, वो खुश हो गया और फिर निकल लिया अपने रास्ते। यही चीज़ कर रहा है, मतलब जितने भी ब्रेकआउट बायर्स है, उनका स्टॉप लॉस नीचे के साइड रहता है ना, तो वो उस साइड में बहुत फास्ट मूवमेंट लेके आ रहा है। जैसे जितने भी ब्रेकआउट सेलर्स थे, उन सब के ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद में उन सब की लिक्विडिटी जो थी, पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, स्टॉप लॉसेस ऊपर के साइड थे, तो प्राइस उनको थोड़ी देर रखता है प्रॉफिट में, फिर बाद में जो पलटा डालता है उनका गेम ही पूरा का पूरा क्लियर आउट हो जाता है। ये एक रीज़न के वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को लॉस करते देखा है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे प्रेजेंट है और किस टाइप की लिक्विडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, अपन अभी तो फ़िलहाल के लिए लाइन चार्ट ही देख रहे हैं, जब मैं तुमको कैंडल स्टिक्स पे लेके आऊँगा तब तुमको पता चलेगा कि ये जो ऐसे लिक्विडिटी का एरिया बनता है, यहाँ पे मोमेंटम कैंडल्स बनती है। मैंने मोमेंटम कैंडल और ये पढ़ाया था ना, बेस कैंडल,
अगर तुमको मेरे पूरे कंसेप्ट पता चल गए हर एक को, वो तो इजीली पूरा का पूरा मार्केट ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये लिक्विडिटी का एरिया और ये लिक्विडिटी का एरिया, ठीक है। आगे चल के तुमको पता चलेगा फेयर वैल्यू गैप वगैरह क्या होता है, कैसा होता है। फेयर वैल्यू गैप अगर यहाँ पे कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब रोड ब्लॉक, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी रोड ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है तो मार्केट ऐसा मोमेंटम कैंडल बना के गिरता है। ये बना है मोमेंटम कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, इसके नीचे भी लिक्विडिटी और यहाँ पे भी कोई रोड ब्लॉक नहीं है, फिर से मोमेंटम कैंडल के जैसी ही कंडीशन बनी है। पूरी मोमेंटम कैंडल है या नहीं वो तो अपन बाद में ही देखेंगे, वैसे उतना मैटर नहीं करता। लेकिन ट्रेड को होल्ड करना है या एग्जिट करना है कोई भी, ये तुमको कैंडल स्टिक के चार्ट पे ही पता चलेगा। इसलिए हम दोनों चार्ट यूज़ करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि जितना भी हमको यहाँ पे हम लिक्विडिटी के स्ट्रक्चर्स मार्क कर रहे हैं और उसका मूवमेंट पता कर रहे हैं, वो सब अपन कैंडल स्टिक के चार्ट पे ही पता करने का ट्राई करेंगे। इसलिए सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि हर एक कैंडल स्टिक चार्ट के हर एक कैंडल की जो क्लोजिंग है, बस वो क्लोजिंग का डाटा पकड़ के ही बना है ये लाइन चार्ट। जैसे कि ग्रीन कलर के कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, उसके बाद में रेड कलर के कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, लेकिन ये दोनों के दोनों रेड कलर की कैंडल की क्लोजिंग आसपास में रहने की वजह से अपने को एक ही लो दिखने वाला है यहाँ पे, और बस थोड़ी सी टेढ़ी लाइन दिखेगी। इतना सिंपल है, क्लोजिंग के ही प्राइसेस है ये सब। इसलिए मैंने पहले बता के रखा था, जब अपना पहला क्लास हुआ था उसी दिन मैंने बताया था कि जब भी कोई भी कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, मतलब टाइम ख़त्म हो जाता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और अपने को उसी टाइम से देखना चालू करना है। मतलब उसके थोड़ी देर पहले बैठ के रहना है और अपने को क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि क्लोजिंग जिस साइड में हो जाएगी उससे अपने को बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। कि जब क्लोजिंग आ जाती तभी अपने को पता चलता है कि लिक्विडिटी हंट हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब प्राइस ने इसके ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर आउट की है या नहीं की है। और तुम देखो, हर बार ऐसी लिक्विडिटी क्लियर आउट हो जाने के बाद में अपने को अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। इधर भी मिला होगा, ये देखो अच्छा खासा ही मिला। ये भी अगर अपन देखें, पता नहीं मेरे को कितने डॉलर्स का मूवमेंट होता है, तो ये फिर भी 2% का मोमेंटम है, बहुत ज़्यादा है भाई। 2% का मोमेंटम, 2% का मूवमेंट अगर तुम देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि गोल्ड आज अगर अपन आज का चार्ट देखें गोल्ड का, तो देखो कितना मूवमेंट दिया उसने, 1.94 बस। और 1.94 यानी 0.01 सबसे छोटे लॉट पे $73 से। अगर एक लॉट लेते बस तो ये $7,300 थे। और ये तो अभी भी 2% नहीं है, ये तो अभी भी 2% जाना बाकी है। और तुमको ये अगर सिर्फ पुल बैक 2% का मिल गया, सफिशियंट है भाई। ये इतना अगर तुमको एक पुल बैक ही 2% का मिल गया, सफिशियंट है। वैसे मैं तुमको सिर्फ पुल बैक के ट्रेड्स तक के लिए रखूँगा, मैं तुमको ये सब सिखाने वाला हूँ कि ये बड़े ट्रेड्स कैसे पकड़ते हैं, यहाँ से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक कि कैसे पकड़ना, फिर यहाँ से भी सेल करके पूरा का पूरा ये दोनों लिक्विडिटी को यूज़ करके तुम कैसे नीचे के टारगेट्स को तक के होल्ड करोगे। अब तुम सिर्फ देखो कि प्राइस का डिलीवरी कैसे हो रहा है। तुम बस यहाँ पे मार्क करते हुए चलो, इसके नीचे लिक्विडिटी है, इधर लिक्विडिटी है, और प्राइस ने यहाँ पे कंप्रेशन दिया है। मतलब कंप्रेशन यानी दो टाइप से होता है, कंप्रेशन और क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसी कुछ तो भी होता है। कंप्रेशन यहाँ पे मिला है, यहाँ पे एक्सपांशन मिला है, ऐसा समझो। एक्सपांशन में प्राइस ने क्या किया है, सिर्फ एक साइड में एक्सपांड किया है बहुत तेज़ी से। मतलब यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है। लेकिन जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया, सब ने एग्जिट किया होगा क्या? मैं सिर्फ इस रेंज की बात कर रहा हूँ। इसके पहले जितने बायर्स ने एंटर किया उनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतने लेवल में जितने लोगों ने बाय किया वो सब के सब प्रॉफिट में चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्राइस नीचे आना चालू हुआ
हर एक ब्रेकआउट के बाद में जितने बायर्स ने एंट्री लिया है उन सब के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो जैसे ये था, अब हर एक जगह पे तुमको ये देखने मिलेगा, हर एक, ठीक है। प्राइस ने सिर्फ ये दोनों लेवल्स के बाद में एक अपोजिट साइड मोमेंटम नहीं दिया, ठीक है। जैसे ये टूट गया, अपोजिट साइड में कोई मूवमेंट आया क्या? नहीं आया। जैसे ये टूट गया, यहाँ पे भी अपोजिट साइड कोई मोमेंटम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ये रनिंग लिक्विडिटी थी। ये जो थी, ये दोनों के दोनों रनिंग लिक्विडिटी थी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं इसको। अब और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी दो टाइप की होती है, एक टारगेट के लिए और एक रिवर्सल कराने के लिए, स्टॉप ऑर्डर्स। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी में स्टॉप लॉसेस नहीं आएंगे, वहाँ पे सिर्फ एक तो टारगेट आएगा, नहीं तो फिर रिवर्सल के पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे अपने को एंट्री बहुत अच्छी खासी मिल सकती है, ठीक है। अपन ये कुछ पार्ट से अपन बाद में देखेंगे। अपन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे नॉर्मली चीज़ें देखते हैं कि लिक्विडिटी कैसे ली जाती है, ठीक है। ये पहले का तो समझ में आ गया होगा तुमको। प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं लिया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट के नीचे सेल किया, रिट्रेसमेंट पे फिर से सेल किया, ठीक है। रिट्रेसमेंट हो गया ना, फिर से लोग सेल करेंगे। उन सब का टारगेट रहेगा ये वाली लिक्विडिटी। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर से सेल करेंगे। फिर उनको एक बहाना मिल जाएगा कि चलो अभी अपने पास अच्छा खासा पेट्रोल आ गया, अपन पीछे के गली में, पीछे के चौक पे जहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम पेट्रोल भरे थे, उसके पास में चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो वो पी के आएंगे। वो चाय पीने के लिए सब लोग चले गए, यहाँ पे फिर से पेट्रोल ख़त्म हो गया। यहाँ पे देख रहे थे पेट्रोल कहाँ पे, तो इनको यहाँ पे पेट्रोल पंप मिल गया, पेट्रोल भरे। फिर उनको याद आया कि अरे अपन ने जिस दोस्त को छोड़ दिए थे बीच में, उसकी क्लास ख़त्म हो गई होंगी, उसको वापस जाके उठाते और उसके साथ में फिर से आते। यही गेम चलते रहता है मार्केट में, सिर्फ लिक्विडिटी हंट्स का, और कुछ भी नहीं चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला हाई, ये वाला हाई और इधर के ये तीनों हाई, मतलब दोनों हाई, मतलब इधर के तीन और ये वाला पास पास में। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, मार्केट अच्छे खासे इससे भागने की इसमें रहेगा, यहाँ पे भागना है अपने को। लेकिन यहाँ पे अपने को देखना यह है कि कौन से साइड भाग सकता है, यहाँ पे होल्ड करने के लिए कोई है या नहीं, वो अपने को पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक पे, और कोई भी इस पे नहीं। और कैंडल स्टिक्स पे तुमको सही बात बताओ ना, विक्स के वजह से इतना ज़्यादा नॉइज़ दिखता है ना, चार्ट क्लीन नहीं दिखता। जितना क्लीन यहाँ पे दिख रहा है उतना क्लीन यहाँ पे नहीं दिखता। इसलिए मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि तुम थोड़ा बहुत टाइम तो इसके ऊपर बिताओ, इस चार्ट पे, डायरेक्टली कैंडल स्टिक पे आने के पहले, ठीक है। आज मेरे को एक चीज़ पता है, ये सबके दिमाग के ऊपर से चले गया है अभी। पूनम है या सो गई? ये दिमाग के अंदर जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? टाइम लगेगा बस, इसको जो है ना रेगुलरिटी में लाने का डिफरेंस है। एक बार का ये सब दिमाग में आ गया, पहचानना चालू हो गया कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइप से हंट हो सकता है, तो फिर सारा काम ईजी है ठीक है। लेकिन जो एक क्वेश्चन था कि रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप का यूज़ कहाँ पे होता है, वो ये वाले इसके बाद में ही मैं बता सकता था, क्योंकि जब तक कि इसको नहीं समझेंगे इंड्यूसमेंट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या है? इंड्यूसमेंट ऐसा प्लेस है जहाँ पे दोनों का ट्रैप होता है, बायर्स का भी और सेलर्स का भी, ठीक है। और स्ट्रक्चर मैपिंग में इस पॉइंट का, ऐसे लेवल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है वो वाले, ठीक है। और अपन शायद से कल देखेंगे भी इंड्यूसमेंट क्या होता है। अब आज के लिए तो यही होमवर्क रहेगा कि तुम कोई भी अपने हिसाब से चार्ट उठाओ और जितना हो सकता है उतना लिक्विडिटी को समझने का ट्राई करो। जैसे कि हर एक पॉइंट के आसपास लिक्विडिटी है। अगर मैं सिर्फ इतने पूरे स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, इस लो के नीचे लिक्विडिटी थी,
और इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी थी। प्राइस ने क्या किया, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो उसको इन सब का स्टॉप लॉस हिट करना ज़्यादा अच्छा लगा, वो पहले स्टॉप लॉस हिट करने चले गए। फिर बाद में वो नीचे आया और इसके नीचे के ऑर्डर्स ले लिया, फिर उसको यहाँ का स्टॉप लॉस पसंद आया, वो लेने के लिए चले गए। फिर बाद में जब प्राइस नीचे आया तो इसने ये वाले लो को ब्रेक नहीं किया, जिसकी वजह से इसके नीचे की लिक्विडिटी भी रह गई और इसके नीचे की लिक्विडिटी भी रह गई, जो होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चले गया, इसके ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर आउट करके फिर वो प्राइस तेज़ी से नीचे आया। तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन बनती है तो मोस्टली मोमेंटम कैंडल्स बनते हैं, मोमेंटम कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे अपन पहचानते हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है और किस टाइप से होगा। और मोस्टली ये इतना इजीली समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी हंट थोड़ा पावरफुल चाहिए। जैसे यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी हंट ले लिया और यहाँ पे छोटे इस पर शायद से और कुछ हुआ होगा। अब अपन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट तक के चार्ट पे भी बहुत हर एक टाइम फ्रेम पे जब लिक्विडिटी हंट हो जाता है तब मोमेंटम बहुत तेज़ी से आता है ऐसा। फिर उसमें अपना एक ही ट्रेड अपने को 1:20, 30 मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएंगे। जैसे प्राइस यहाँ से भी रिवर्स किया तो हो सकता है कि यहाँ पे जो ये वीक थी 1 मिनट पे यहाँ पे कहीं पे तो भी लिक्विडिटी हंट हो रहा होगा, अपन ने उसको भी मार्क करके रख दिया। 1 घंटे पे हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल में ही अपने को इसका लिक्विडिटी हंट देखने को मिलता है बहुत बार सेम कैंडल। अब ये अपन ठीक है, अपन ये इस पर अभी आज ही नहीं जाते, अपन ये बाद में देखेंगे क्योंकि वो और ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। तुमको पहले यही समझना है कि हर बार जब भी यहाँ पे तुम देखो बहुत सारे बायर्स है तो उनकी लिक्विडिटी लेने को प्राइस जाता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करता है, ठीक है। अब ये लो हाई लोअर लो हायर हाई कोसिमोडो है, उनकी एंट्री दिया, फिर बाद में यहाँ पे घुमा, फिर ये चले गया ऊपर टारगेट देने के। लेकिन ये हर बार जो है तुमको पता रहना चाहिए कि ट्रैप कहाँ कहाँ पे कैसे होने वाला है। जैसे कि इन यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उन सबका अच्छे से टारगेट हिट हो रहा है, लेकिन जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी पेंडिंग रह गई। बस ये एक पॉइंट था जहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी लेके प्राइस ने यूज़ किया है खुद के बाइंग साइड लिक्विडिटी को फ्यूल देने के लिए। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? सेलर्स ने यहाँ पे बाइंग साइड लिक्विडिटी जनरेट करी, ठीक है, सेलर्स ने बाइंग साइड लिक्विडिटी जनरेट करी स्टॉप लॉसेस बना के, क्योंकि सबको क्या लगेगा कि प्राइस यहाँ से पलट रहा है, अब यहाँ से नीचे ही जाएगा। इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग हो गई सेलर्स बहुत सारे एंटर भी कर लिए, लेकिन अपने को ऐसी कंडीशन चाहिए ही नहीं। अपने को कैसी कंडीशन चाहिए? एक तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे और फिर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे, फिर वो पलटाने का ट्राई करे, तब ठीक है। उसके बिना अपन वो चीज़ करने वाले नहीं। जैसे यहाँ पे देखो प्राइस ने पहले इसके नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, नीचे जाके अगर ये वापस इसके नीचे क्लोजिंग देता तो अपन सेल कर लेते, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, रिट्रेसमेंट पे सेल करते अपन। लेकिन प्राइस ने इसके नीचे तोड़ा ही नहीं और ये ऊपर आ गया, और यहाँ पे जितने ज़्यादा पॉइंट्स की लिक्विडिटी वो लेगा, जितने ज़्यादा हाईज वो ब्रेक करेगा, उतनी ज़्यादा वो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को एग्जिट कर रहा है, जो कि रहेंगे बाइंग साइड ही। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन खुद से बड़े ऑर्डर्स में सेल डालता है, सेल साइड इंट्रेस डालता है, फिर वो लेके जाता है मार्केट को नीचे ज़ोरों से। पूरे मार्केट में यही काम चल रहा है, पूरे इसमें ये हाई के ऊपर लिक्विडिटी थी, ब्रेकआउट बायर्स को एंट्री दे दिया, फिर बाद में उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जैसे ही इसने ख़रीद लिया उसको, वो तो प्राइस गिर गया और उसका लॉस हो गया। जैसे ही प्राइस फिर उसने सेल कर दिया तो फिर वो प्राइस ऊपर चले गया। यही हो रहा है मार्केट में, इतना क्लीन है। तुम लाइन चार्ट पे आ जाओ, पूरी लिक्विडिटी तुमको बनी बनाई दिखेगी। इंट्राडे ट्रेड करना है वो भी कर सकते इजीली, होल्डिंग करना है थोड़ा 1-2 टाइम फ्रेम बड़ा डालो, इजीली हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी तक के जितना बताया, अगर मैं यही सब वीकली पे बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे जितना मैंने मार्क किया है
मैं ये सब हटा दूंगा अभी, फिलहाल बहुत कुछ मार्क कर लिया। तुम यहाँ पे देखो, ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम उठाओ तुमको सेम चीज़ें मिलेगी, बस स्ट्रक्चर थोड़े अलग रहेंगे, डायरेक्शंस थोड़ा वो देखना पड़ेगा अपने को। प्राइस ने यहाँ पे क्या बनाया, रैली बेस रैली, ठीक है, रैली बेस रैली दिख रही है। इसके ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर आउट हो गई, फिर प्राइस क्या किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इसके ऊपर की लिक्विडिटी उसने पेंडिंग रख दिया। अब इसके ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ की और यहाँ की तीनों लिक्विडिटी पेंडिंग थी अभी। तो जैसे उसने ये वाले लिक्विडिटी ले लिया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आके ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में हो सकता है कि वो किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कुछ तो भी बनाऊंगा यहाँ पे, 50% तक के तो रिट्रेसमेंट दिया ही है, तो ये सब देता है थोड़ा बहुत वो, और उसके हिसाब से फिर वो फिर से नीचे आ जाता है। और नीचे आके उसने क्या किया, यहाँ की लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ के लिक्विडिटी ले लिया, फिर प्राइस गया ऊपर, और ऊपर जाके इसने क्या किया, इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे उसने जानबूझ के ब्रेकआउट ऑर्डर्स पेंडिंग रख दिए। कुछ लोग तो प्रॉफिट करे, कुछ लोग तो प्रॉफिट करे, बाद में उनका स्टॉप लॉस हिट करते बैठेंगे वो लोग। तो जैसे ही फिर प्राइस ने यहाँ पे ये सब कर लिया, ये एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो, वो तीनों भी लो के नीचे की लिक्विडिटी ले लेता वो, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि इसको ब्रेक करता है तो प्राइस फिर भी नीचे जाने के मोड में अपने को पता चल जाता है। अब ये मेन स्ट्रक्चर्स की लिक्विडिटी की बात है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर उसने ब्रेक नहीं किया, वैसे उसने ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया। अगर वो ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता तो वो ऊपर ही जाता, वो इसको अगर ब्रेक करता तो वो नीचे ही जाता। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो तुमको अभी से नहीं समझेंगे, धीरे धीरे टाइम के साथ में समझ में आएगी। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या कर लिया, ये दो लिक्विडिटी पॉइंट्स है, पहले पॉइंट की लिक्विडिटी डायरेक्ट लिया, दूसरे पॉइंट की लिक्विडिटी भी डायरेक्ट लिया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सेल मारने दिया, और फिर बाद में प्राइस को खुद ऊपर लेके चले गया, और उसने टारगेट हमेशा वो इसका ही रखने वाला है। इतनी ही चीज़ें कर रहा है, हर एक चार्ट, हर एक अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे। जैसे तुम इधर का देख लो, इधर भी सेम है, प्राइस पलटेगा, लेकिन कब पलटेगा, जब वो ऐसे लेवल्स के नीचे की लिक्विडिटी लेगा। ये देखो प्राइस यहाँ से भी ऊपर जाना चालू किया, लेकिन कब, जब वो इधर ये वाले लोज के नीचे में क्लोजिंग दिया। ये ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होने वाला है हमेशा से। अब प्राइस यहाँ से भी देखो, ये वाला जो हाई था, इसके बाद में ही क्यों पलटा है, प्राइस यहाँ से क्यों गिरा, समझ में आ गया। वो ऐसे ही लेवल्स देखता है, जहाँ पे भी उसको ऐसी टाइप की लिक्विडिटी मिल गई, बहुत सारे ब्रेकआउट बायर्स की, प्राइस तभी गिरेगा, ऐसे ही जगह से गिरेगा। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है ब्रेकआउट वाला, बहुत बड़ा फेल है वो, क्योंकि ब्रेकआउट अगर कोई एक डायरेक्शन में हो रहा है तो वो फेक आउट हो रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक जगह पे बहुत सारे लेवल्स आ जाए तो मार्क नहीं करते, कोई सिर्फ एक लिक्विडिटी का पॉइंट देखते उसको मार्क करते, और उसके बाद में लिक्विडिटी हंट के वेट के बाद में फिर अपन एक साइड में एंट्री लेने का प्लान करते हैं। उसमें भी सबसे पहले अपन ये देखना होता है कि रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है। अगर वो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:15 के ऊपर आ रहा है तो ट्रेड लेंगे, अगर उसके नीचे आ रहा है तो ट्रेड भूल जाओ। क्यों 1:15? क्योंकि जब तुम्हारा अकाउंट अच्छा खासा बढ़ जाएगा तो तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे 1% का रिस्क लेने के लिए। जो कोई भी ये बोलते हैं कि 1% का रिस्क लेके अपना अकाउंट ग्रो होता है, भाई वो गलत बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है। क्योंकि अज्यूम करो तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए का अकाउंट है, तो मैं 1 लाख रुपए का ही अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा महीने का खर्चा है 25,000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तुम्हारे अकेले का, तुम्हारे फैमिली का तो अलग है। 1 लाख के अकाउंट से तुमको सिर्फ तुम्हारा खुद का खर्चा निकालना है 25,000 का, और हर दिन अगर तुम सिर्फ 1:3 का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, और वो भी तुमको हर दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है समझो,
22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, 15 दिन तुमने ट्रेड कर लिया, ठीक है, 45% का प्रॉफिट हो गया समझो। बाकी के जो 7 दिन थे उसमें तुमको लॉस हो गया, ठीक है, बाकी के दिन तुमको लॉस हो गया। तो कितना लॉस हुआ है? 7,000 का लॉस। प्रॉफिट कितना हुआ? 45,000 का। एवरेज कितना निकल के आया बताओ, मतलब नेट पीएनएल कितना निकल के आया? इजी है भाई, 38,000 का निकल के आया है ना। उसमें से तुमने मतलब 1 लाख के अकाउंट से तुमने 38% बना लिया, ऐसा समझो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा वो खर्चा तुम उसमें से निकाल लोगे, विड्रॉ कर लोगे, तुम्हारे हाथ में बचेगा कितना? 13% बस। और वो 13% की ग्रोथ तुम्हारा जो रहेगा वो कंपाउंड में डालने के बाद में भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। और एक महीने 13%, अगले महीने हो सकता है कि 14% हो जाए, मुश्किल से 14.5% हो जाए, ऐसा बढ़ेगा वो। और उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला।